मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि आप इस समय पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका सीडीएस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से जाए, आपके नंबर बहुत ज्यादा आ जाए। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि ये जो 60 दिन है, इन 60 दिनों को लेकर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी कि इन 60 डेज के अंदर अपनी तैयारी को हम लोग कैसे बूस्ट करें। हम क्या वो चीजें करें जिससे हमारे नंबर और ज्यादा बढ़ जाएं, क्या चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए। और वास्तविकता में अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, तो ये 60 दिन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल भी है। अगर इन 60 दिनों के अंदर आपने सही तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करा, सही तरीके से तैयारी नहीं करी और कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखा, तो आपके एग्जाम को क्रैक करना भी यहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश चरंजनी और मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और साथ ही साथ आप अपनी खुद का भी ध्यान रखने होंगे, बिकॉज खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, लास्ट 60 डेज आपके एग्जाम के अंदर लगभग बचे हुए हैं। अब 60 दिन के अंदर सीडीएस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, तो मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बिकॉज ये बात थोड़ी सी प्रैक्टिकल सी होती है कि हमने अभी तक सर कुछ भी नहीं पढ़ा है और केवल 60 दिन के अंदर में इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो देखिए, सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। एक लेवल इस एग्जाम का, यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो आपके अंदर एक अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और अगर आपने सही तरीके से तैयारी करी, आपने बढ़िया पढ़ाई करी, तो आप इस एग्जाम को अच्छे नंबरों के साथ क्रैक कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या अभी आप सभी के माइंड के अंदर ये आ रही है कि कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर कि कैसे क्या रहे, बिकॉज सीडीएस एग्जाम के अंदर आपको मैथ्स भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। कैसे करें, प्रायोरिटी किसको दे, क्या करना है कि एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर यहां पर आ जाए और किन चीजों को हमको अवॉइड करना है। इसके अलावा कई सारे मिथ भी मार्केट के अंदर है। एग्जाम्पल की बात करें, किस सब्जेक्ट को छोड़ देना चाहिए, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, या हमको इस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट के इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में भी आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले। और मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, हम हवा में बात करने वाला व्यक्ति मैं हूं नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा कि इस समय पर किया जा सकता है क्या और क्या चीजें आपको नहीं करनी है। अब देखिए, इसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले एग्जाम के हम पैटर्न को जान लेते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि सर पैटर्न अब आप क्यों बता रहे हैं, एग्जाम में बहुत समय बचा नहीं और अब आप पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। बट याद रखना, इस एग्जाम को क्लियर करने का जो राज है उसके पैटर्न में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब जितने भी एस्पिरेंट जो कि आई में ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स अकेडमी या नेवल अकेडमी, तीनों ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें मैथ्स का पेपर देना यहाँ पर कंपलसरी होता है। अब पेपर के बारे में बात की जाए तो देखिए, बेसिकली अगर जितने भी एस्पिरेंट्स नेवल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी होता है कि वो मैथ्स का पेपर दे। दैट मीन्स उनके 3 पेपर होते हैं, हर पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और नंबर के बारे में बात की जाए तो तीनों ही पेपर के आपको 100-100 नंबर दिए जाते हैं। बट यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी बच्चे आईएमए की तैयारी कर रहे हैं, एएफए की तैयारी कर रहे हैं, या जो मैथ्स का पेपर देने वाले, उनको एक एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज क्या है, देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 120 क्वेश्चन के आपको 100 नंबर दिए जा रहे हैं, अगर इंग्लिश और जीएस के बारे में, जीके के बारे में अगर मैं बात करूं तो। बट वहीं अगर मैं बात करूं मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स के अंदर आप देखेंगे आपको 100 क्वेश्चन के 100 नंबर दिए जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहां पर आपको मिलता है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स आईएमए, एएफए और नेवल एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास एक एडवांटेज होता है कट ऑफ के अंदर। अब कट ऑफ से एक बात मेरे को और याद आ गई, मैं जानता हूं अभी आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। अभी चल रहा है आपके दिमाग के अंदर की ओटीए की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो 110 नंबर लेकर आ जाए, 120 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम आईएमए की तैयारी कर रहे हैं तो तकरीबन तकरीबन हम ट्राई करते हैं कि सर 150 या 140 नंबर तकरीबन लेकर आ जाए। हाँ, क्योंकि एयरफोर्स अकेडमी अगर ज्वाइन करनी है तो 150 के लगभग स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है ना, वो केवल इन स्कोर के बेसिस पर नहीं बनने वाली है, आपके एसएसबी के बेसिस के ऊपर भी बनने वाली है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। आपका लक्ष्य केवल रिटर्न क्लियर करना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि रिटर्न क्लियर करने के बाद, एसएसबी को भी अच्छे नंबर से क्लियर करने के बाद मेरा नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाए। और हम गड़बड़ कभी ना कहीं यही कर रहे हैं कि हम लोग उस कट ऑफ के चक्कर में अटके हुए हैं, अभी कट ऑफ क्लियर हो जाए। देखो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर केवल आपके हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब देखो, कट ऑफ की बात आई गई तो मैं कुछ कट ऑफ आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे 2024 सीडीएस 1 के कट ऑफ के बारे में बात करूं रिटर्न के, तो ओटीए का 87 गया था, बहुत कम है। तो आईएमए का 120 गया है और एएफए का 128 यहां पर गया था। वहीं अगर अपन बात करें 2023 सेकंड सीडीएस की, तो यहां पर ओटीए का 104 कट ऑफ गया है और एएफए का 136 तक कट ऑफ चला गया। ध्यान से देखना इस चीज को। वहीं अगर मैं सीडीएस फर्स्ट 2023 के बारे में बात करूं तो एएफए का कट ऑफ 142 तक भी गया है और ओटी का कट ऑफ 101 तक भी गया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य है कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं वही कहूंगा, एक सेफ स्कोर आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, बट इस चीज को दिमाग में मत रखना कि केवल मेरे को कट ऑफ निकालना है। इस चीज को याद रखना कि आपको आगे जाकर क्या ज्वाइन करना है, आपको आगे जाकर एसएसबी भी निकालना पड़ेगा और एसएसबी के अंदर भी आपके सही नंबर आए, उसके बाद भी मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाना चाहिए। अब देखिए, एग्जाम की तैयारी में, इस एग्जाम के पैटर्न के अंदर ही मैंने पहले कहा कि देखो, इस एग्जाम के पैटर्न के अंदर ही छिपा हुआ है कि एग्जाम को क्लियर कैसे करना है।
कैसे करना है? अब सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जो अभी केवल ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे बच्चों का नंबर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि गर्ल्स भी केवल ओटीए ज्वाइन कर सकती। अब ओटीए के लिए आपके दो पेपर हो रहे हैं। पहला पेपर होता है आपका इंग्लिश का, दूसरा पेपर यहां पर हो रहा है आपका जीके का। जीके का आपका दूसरा पेपर होने वाला है। अब सबसे ज्यादा स्कोर आप कहां पर कर सकते हैं, पहले ये सोचिए। आप जीके में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, जीके के अंदर आप एक लिमिटेड स्कोर ही कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कभी भी कि जीके के अंदर सर मैंने सारे क्वेश्चन सही कर दिए। आप सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं इंग्लिश के अंदर। आप इंग्लिश में 80 नंबर तक लेकर आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आप 80 नंबर तक लेकर आ सकते हैं, और सबसे पहला लक्ष्य आपका ये होना चाहिए। जितने भी बच्चे ओटी की तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी एस्पिरेंट्स, अगर आप आईएमई की भी तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ्स का पेपर भी देने वाले हैं, इंग्लिश में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। 80 नंबर, 80% तक आप 80 क्वेश्चन, अगर आप 80 नंबर लेकर आगे इंग्लिश के अंदर, तो आपके एग्जाम को क्लियर करने के साथ साथ आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। और उसके बाद दूसरा ध्यान आपका जीके के ऊपर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको कि अगर इंग्लिश कमजोर है तो अभी ध्यान इंग्लिश के ऊपर दो, अभी जीएटी के ऊपर, माफ कीजिएगा, जीके के ऊपर बहुत ध्यान मत दो। आपका पूरा ध्यान अभी इंग्लिश के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, इंग्लिश के अंदर भी क्या किया जाए, इंग्लिश का जो पूरा पेपर है उसके पैटर्न को हम समझेंगे, बट इंग्लिश के अंदर भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंग्लिश के अंदर आपको अगर मैं डिवाइड करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश के पेपर 65% आपकी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और 35% आपके ग्रामर के रूल के ऊपर डिपेंड करता है। 65% पेपर आपका रीडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से लेकर आ सकते हैं, केवल अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखना है। जीके के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अभी पहली बात याद रखिएगा, इंग्लिश के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी है समय पर। ये जो 2 महीने ज्यादा टाइम इंग्लिश को दीजिए, इंग्लिश में ज्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चा इतना ज्यादा जीएस पढ़ता है, इतना ज्यादा मजा आता है उसको पढ़ने में, कि उसको दिमाग में और कोई चीज रहती नहीं, वो केवल वही पढ़ने लगता है, और इसके बाद इंग्लिश का स्कोर उसका खराब हो जाता है। अब वहीं अगर हम बात करें सीडीएस के बारे में, एग्जाम के वेटेज के बारे में अगर मैं बात करूं जीएस के अंदर, तो देखिएगा साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन यहां पर आते ही आते हैं। लगभग आप अगर एक एवरेज पकड़ के चलेंगे तो लगभग 30 सवाल आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। इसमें फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी यहां पर आ जाएगा। 30 सवाल लगभग यहां पर देखने को मिलते हैं, और 30 सवाल आसान आते हैं। तो पहली चीज दिमाग से हटा दो कि साइंस में स्किप करना है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, मैं अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो साइंस मुझे स्किप करना नहीं करना है, सवाल आसान आते हैं। दूसरी बात, आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में अगर बात की जाए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को लेकर भी हम आगे बात करेंगे, बट एक बहुत बड़ा मिथ दिमाग के अंदर ही रहता है कि आपको सिखा दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना। जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, इतिहास को नहीं पढ़ना, हिस्ट्री को अवॉइड कर देना है। ये चीज गलती मत कीजिएगा। हम कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स को अवॉइड कर देते, इकोनॉमिक्स को हमको नहीं पढ़ना है, ये गलती मत करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो यहां पर फिक्स नहीं है कि सब्जेक्ट के कितने सवाल आएंगे। हो सकता है कि आप जो सब्जेक्ट लगभग पढ़ के गए उसके सवाल आए ही नहीं, और उसके बाद ये भी जरूरी नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आप सही करके आ जाओ। तो फिर एक बड़ा सवाल क्रिएट हो जाता है कि सर क्या पूरा हिस्ट्री पढ़े, अब अभी 60 दिन के अंदर पूरा हिस्ट्री हम कैसे तैयार करें, 60 डेज के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स हम कैसे तैयार करें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं है तो कैसे तैयार करें। यहीं पर सबसे आगे आता है आपका स्मार्ट वर्क। याद रखना, स्मार्ट वर्क हम यहाँ पर करना पड़ेगा। अब इस टाइम पर केवल हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कर सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इस टाइम पर केवल और केवल जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना, और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है, ये रामबाण चीज मैं बता रहा हूं, पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यूज लगाना शुरू करो, पिछले 10 साल के लगभग पीवाईक्यूज लगाओ, पैटर्न समझ में आ जाएगा, लेवल समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाएंगे। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताने वाला हूं। तो इस छोटी सी बात का आप सबको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या चीजें करनी है, और अपने दिमाग में रखो कि यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग, सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें केवल अवॉइड करने के लिए रहती है। आपको एग्जाम के अंदर एक अच्छे नंबर लेकर आना है, आपको एग्जाम में पूरे नंबर लेकर नहीं आना। ये आपके कॉलेज का एग्जाम नहीं है, आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है। यहां पर आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीडीएस के जब आप पैटर्न को देखेंगे समझ में आ जाएगा कि जो 80% नंबर आते हैं वो सिलेबस के केवल 25% टॉपिक से ही आते हैं, और ये 25% टॉपिक तुमको पता होने चाहिए। कैसे पता लगेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से। मैं फिर बोल रहा हूं, पीवाईक्यू इज द की ऑफ सक्सेस। इस समय पर इन 60 दिनों के अंदर पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखो कि जो 25% टॉपिक्स होते हैं उससे 80% सवाल बनते, 80% मार्क्स उसी 25% से आता है। पर बच्चा गड़बड़ क्या करता है कि उस 25% पे बहुत ध्यान नहीं देता है, हम दूसरी जगह पर चीजें करना शुरू कर देते हैं, हम ऐसी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं इसके क्वेश्चन लगातार कम होते जा रहे हैं, लगातार कम क्वेश्चन आना शुरू हो गए। इस बात को ध्यान रखना है, इसके बारे में आगे हम बात करना शुरू कर रहे हैं। बट एक चीज याद रखिएगा कि आप किसी भी कीमत पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपने आप पे भरोसा रखिए।
थोड़ा सा हो जाएगा, अपने आप पे बिलीव रखिएगा। कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक हमको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से आता है, हम बार 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 उसको पढ़ते हैं। ये चीज नहीं करना है आपको, ये चीज मत करो बेटा। जो टॉपिक तुमको आता है ना, वो तुमको बहुत अच्छे से आता है, उसको बार 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 पढ़ने का कोई सेंस निकलता नहीं। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं जीएस के सब्जेक्ट्स के बारे में, जीएस के सब्जेक्ट में आपका स्किल कहां तक जा रहा है ये देखो। लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए आसान है, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, पहले उस सब्जेक्ट को कवर कर लो। फिर वो सब्जेक्ट कोई भी हो, पहले उस सब्जेक्ट को कवर करो। दूसरी बात, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ो मत, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करके चले जाओ, बट दिमाग में ये चीज याद रखना कि मैं छोड़ ही दूंगा सब्जेक्ट को, ये काम कोई बच्चा नहीं करने वाला है, कोई भी ये चीज नहीं करेगा। अब सवाल आता है सबसे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जिसको मैं मानता हूं, वो इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश में क्या किया जाए? देखो, इंग्लिश 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। तुम्हारा जो पूरा सीडीएस का पेपर है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 है तुम्हारी रीडिंग स्किल, दूसरा है तुम्हारी वोकैब, और तीसरा है तुम्हारा बेसिक ग्रामर के रूल्स। दैट्स इट। इंग्लिश तुम्हारी 3 चीजों पे डिपेंड करती है। अब इंग्लिश के अंदर भी आप देखोगे, इंग्लिश के पेपर के अंदर भी अगर मैं पेपर को 100 नंबर का मानूं, अगर इंग्लिश को मैं 100 नंबर का मानूं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, 65% तुम्हारी रीडिंग स्किल पे पेपर डिपेंड करेगा और 35% पेपर डिपेंड करता है आपके ग्रामर के ऊपर। इस चीज को नोट करना। रीडिंग स्किल अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है, रीडिंग सही तरीके से नहीं करते बन रही है, तो इंग्लिश का पेपर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान किस चीज पे देना है? कुछ भी हो जाए, 60 दिन है, कुछ भी हो जाए, रीडिंग करनी, कुछ भी हो जाए रीडिंग करना ही है। अब रीडिंग क्या करना है सर? क्या इस टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़े, नॉवल पढ़े? नहीं, रीडिंग करना है इस टाइम पर पीवाईक्यूज के कॉम्प्रिहेंशंस को रीड करो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो और अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाओ। बिकॉज सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि अगर ये चीज कर ली तो इंग्लिश के पेपर में सही नंबर आ ही जाएंगे। बच्चा दिमाग बहुत ज्यादा ग्रामर में लगाता है इस टाइम पर, अभी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं बेटा। पहले रीडिंग सही करो, कॉम्प्रिहेंशंस आपके पास आने वाले हैं, अरेंज सेंटेंस आपके पास आने वाला है, पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन आने वाले, याद रखना यहीं से नंबर आपके बनेंगे। उसके बाद क्या करना है? बेसिक चीजें, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको करने हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल एक आता है वो है कि सर फिर वोकैब का क्या किया जाए? वोकैब भी तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वोकैब कभी भी अवॉइड नहीं की जा सकती है। इसके लिए क्या करना है मैं फिर बोलूंगा, अभी कोई नई चीज पे ध्यान मत दो, जस्ट गो विद द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के ऊपर जाओ, एंटोनियम्स के बारे में बात की जाए, सिनोनियम्स के बारे में बात की जाए, पीवाईक्यूज के लगाओ। पीवाईक्यूज के कौन से लगाने? याद रखना जो ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं ना वो भी लगा लो, जो ऑप्शंस के अंदर आ रहे हैं वो भी लगा लो, आपका काम बन जाएगा। बिलीव मी, अगर आपने चीज फॉलो कर ली तो आपके नंबर में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। और कम से कम एक दिन के अंदर आपको 20 वर्ड्स आज से करना ही पड़ेंगे। कम से कम बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट कम से कम आज से एक दिन में 20 शब्द आप करिए, 20 वर्ड्स आप करिए। उनके सिनोनियम्स क्या है, उनके एंटोनियम्स क्या है, ये करना पड़ेंगे आपको। बट भूलना नहीं है बेटा, दिमाग पे रखना है। ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? रीडिंग स्किल आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशंस लगाओ, सवाल यहां से आना ही है। आपकी रीडिंग स्किल जितनी बढ़िया होगी, इंग्लिश में नंबर आने के चांसेस आपके उतने ज्यादा होंगे। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, कहां से पढ़े क्या करे, दिमाग मत लगाओ, डायरेक्टली पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो, डायरेक्टली पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो। रैंडमली किसी भी किताब को उठा के क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे, गलत हो जाएगा। पीवाईक्यूज लगा लो। मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद इस टाइम पर है। इसके अलावा और क्या चीजें ध्यान रखनी इंग्लिश के अंदर? देखो, आप सब जानते हैं पैटर्न, मैंने बता दिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 सवाल आ रहे हैं, सिनोनियम्स 10 आ रहे हैं, सेंटेंस कंप्लीशन ये भी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे क्लियरली समझ में आएगा कि ज्यादा ध्यान मेरे को रीडिंग के ऊपर देना ही पड़ेगा। और रीडिंग में अभी क्या न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूं, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉसिबल हो सके, जितना हो सके पीवाईक्यूज लगाओ, पेपर्स लगाओ। पेपर लगाने से रीडिंग स्किल ज्यादा इंप्रूव होगी और पैटर्न समझ में आएगा कि अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। और रीडिंग स्किल अगर अच्छी होगी तो सवाल गलत होने के चांसेस है ही नहीं, कभी भी नहीं होंगे। ओके, बता चुका हूं मैं, ज्यादा फोकस आपको इंग्लिश पे करना पड़ेगा। पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और इसके अलावा नोट्स बनाना शुरू कर दो इंग्लिश के। सवाल आता है सर इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाए? इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाए? देखिए, नोट्स कैसे बनाए एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जब आप इंग्लिश के पीवाईक्यूज लगाएंगे ना, आप देखेंगे एक ही पैटर्न के सवाल या एक ही एरर के सवाल बार बार रिपीट होते हैं। जहां पर एक ग्रामर का रूल लग रहा है या ग्रामर का कोई फॉर्मूला यहां पर लग रहा है या ग्रामर की कोई चीज यहां पर यूज हो रही है, एक्जैक्टली यहां पर एक चीज यूज हो रही है। आपको नोट्स उन चीजों के नहीं बनाने जो आपको आती है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, उन चीजों के नोट्स मत बनाओ जो तुमको ऑलरेडी आती है। नोट्स उस चीज का बनाया जाता है जो आपको नहीं आती है। तो याद रखना, जब पेपर लगा रहे हो ना पीवाईक्यूज, जब भी इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे हो, एक छोटी सी किताब लेकर बैठना, माफ कीजिएगा छोटी कॉपी लेकर बैठना, जहां पर ये चीजें नोट करते रहना। जो नहीं आता है उसको नोट करो, जो आ रहा है उसको 10 बार नोट करने की जरूरत नहीं है। हमारी आदत क्या है, जो आ रहा है उसको 10 बार नोट करते हैं। ये चीज आपको नहीं करना है। ये अगर कर लिया बेटा आपने, तो ग्रामर को और इंग्लिश को सही तरीके से सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यहां पर इस चीज को याद रखिएगा।
इसके बाद बात की जाए मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। देखिए मैथमेटिक्स, कई बच्चे इस शब्द को सुन के घबरा जाते हैं कि पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आता है। डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। याद रखना, इन 60 डेज के अंदर आपको पहले उन टॉपिक्स को करना है जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल की बात करें, मेंस्ट्रुएशन। आप देखिए मेंस्ट्रुएशन के तकरीबन 19 सवाल तक भी पूछेंगे। दूसरा टॉपिक जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री करिए, आसान होता है, करने में मजा आता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की जाए, 18 क्वेश्चन तक भी यहां पर पूछे गए। बेसिक टॉपिक्स आपको पहले करने, ये चीज याद रखिएगा। मैं चार्ट आपको दिखाता हूं, आपको शायद इस चार्ट को देखकर चीजें क्लियर हो जाए। आप देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, अगर 100 सवाल आते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के आप मान लीजिए, तकरीबन 17 ज्योमेट्री के आते हैं, 11 मेंस्ट्रुएशन के आते हैं। एक लेवल के तौर पे मैं यहां पर बात कर रहा हूं। मतलब ये टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सर ये टॉपिक्स करने में समय लगता है, थोड़ा टाइम आपको लगेगा, पर समय देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक थोड़े आसान होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, CFLC आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ये टॉपिक्स आसान है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आप बोलेंगे सर जुड़े जुड़े हुए हैं। जब आप इन टॉपिक्स को करते हैं ना, तब चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर होती जाती है। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे कई दूसरे टॉपिक बने हुए हैं। तो एक बेसिक टॉपिक अगर आपने कर लिया तो बाकी टॉपिक्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं और उनको करने में आसानी होती है। इस ट्रिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो याद रखना, मैथ्स के लिए ये चीजें आपको करनी है। देखो मैथ्स के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैथमेटिक्स को लेकर बच्चा अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और मैं खुद चाहता हूं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को खुद फॉलो करें, उससे चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा मैं यहां पर दे चुका हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आप यहां पर ऑलरेडी देख सकते हैं। किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या अवॉइड नहीं करना है, ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। अब एक सवाल यहां पर आता है कि सर इन 60 दिनों को क्या किया जाए, कैसे हम करेंगे। तो देखिए मैंने 60 दिनों को 30-30 दिन के अंदर डिवाइड करा है। शुरुआत के 30 दिन में हमारा जो मेजर गोल है वो क्या होगा, बेसिक्स करना है सारे सब्जेक्ट्स के। आपको अवॉइड नहीं करना है कोई भी सब्जेक्ट, में क्लियरली कह रहा हूं, डोंट अवॉइड एनी सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा अवॉइड मत करो सब्जेक्ट को, याद रखना। और दूसरी बात, पीवाईक्यूज आपको इन 30 दिनों के अंदर पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब क्या करना है, एग्जांपल की बात करें, जब 30 दिनों के अंदर सब्जेक्ट्स आप कवर करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, सर क्या करे क्या नहीं करे। अब देखिए यूजुअली कहा जाता है कि हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री आपको करना चाहिए, बट मेरा एक सजेशन आपको रहने वाला है। अगर आप पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें, आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, एंशिएंट से सवाल ज्यादा आते हैं। ट्राई कीजिए एंशिएंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बेसिक टॉपिक्स है, उनको कवर कर लिया जाए। जहां से सवाल आपको ज्यादा मिल रहे हैं, गुप्ता एरा के बारे में बात कर रहा हूं, मौर्यंस के बारे में बात की जाए, सवाल यहां से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के अंदर जो स्टैटिकल डेटा है, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, उसको कवर कर लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा हूं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक चीजों को आपको करना ही है, बिकॉज सवाल डायरेक्टली यहां से बनेंगे। घुमा के सवाल आ रहा है वो बात अलग है, बट जहां से सवाल डायरेक्टली बन रहे हैं पहले आपको वो करना है। पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बिना आप जा ही नहीं सकते एग्जाम के अंदर, तो ये टॉपिक्स आपको करने। इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए तो कई बार बच्चे के दिमाग में आते हैं कि इकोनॉमिक्स को अवॉइड कर दिया जाए, गलती कभी मत करना। डोंट अवॉइड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बेसिक आपको करना जरूरी है। बेसिक कौन सा है, एग्जाम्पल की बात करें, आप नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, आप मॉनेटरी पॉलिसी वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कीजिए। कई बार टाइप ऑफ मनी से क्वेश्चन आ जाता है। आप भारत का जो एक्सटर्नल सेक्टर है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात की गई है, वो टॉपिक्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सवाल यहां से बनेगा ही बनेगा, और साइंस आपके लिए बेसिक है। तो शुरुआत के 30 दिनों के अंदर आप अपने हिसाब से टाइम ड्यूरेशन तय कीजिए और पहले सबसे बेसिक टॉपिक्स को करिए। साथ में क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना ही है। याद रखना, पीवाईक्यू लगाना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर कम से कम 2 पीवाईक्यूज पूरे कंप्लीट कर लो। पूरे सेक्शन वाइज 2 पीवाईक्यू कम से कम कंप्लीट करो। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, रेगुलरली अगर बात की जाए तो आपको एक वीक में 4 तो लगाने चाहिए, पर कम से कम 2 तो आपको करना ही है यहां पर। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आप स्टार्ट कीजिए इजी टॉपिक से। शुरुआत में ही अगर डिफिकल्ट टॉपिक ले लिया तो आगे दिक्कत हो जाएगी। याद रखना, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए जो सेशन के अंदर दिखाए गए, इसके पहले के सेशन के अंदर भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, आपको इजी टॉपिक से ही शुरुआत करनी है और पीवाईक्यू पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है। कहीं और मत भागो, फिर बोल रहा हूं, कहीं और मत भागना। एटलीस्ट इंग्लिश के लिए पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू रहने वाले। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, लगाना ही है। अब अगले लास्ट 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, देखो अगले जो 30 दिन है आपके, वहां पर आपका प्योरली गोल होना चाहिए रिविजन का। मैं रिवीजन करूंगा, हाँ कोई टॉपिक अगर मेरा बच गया, छूट गया, मैं उसको करूंगा, पर अननेसेसरी में कोई न्यू टॉपिक को नहीं उठाने वाला। कोई नया टॉपिक ऐसा जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, उसको अननेसेसरी टाइम पर नहीं उठाना, बिकॉज आपका जो प्राइमरी फोकस है यहां पर वो आपका होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस के ऊपर,
रिवीजन के ऊपर और आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। याद रखना, मैं हमेशा इस चीज पे भरोसा करता हूं, हमेशा इस चीज पे जोर देता हूं। अगर स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में बात की जाए तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्पीड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। और याद रखना, रिवीजन करते समय पॉसिबल हो तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। जी हाँ, आपने ज्योग्राफी का टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ लिया था 30 दिनों के अंदर। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद नहीं रहते, लगता है कि यार सर ये याद नहीं रह रहा है मुझे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। ऑलरेडी नोट्स बना लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं बनाए तो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। मैथ्स पढ़ रहे हो, देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को नोट करना शुरू करो जो आप बार बार भूल जाते हैं। और कम से कम इन 30 दिनों के अंदर याद रखना, हर वीक कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है एक वीक के अंदर। कम से कम एक वीक में कम से कम 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना टाइमिंग के साथ। और टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, देखो अगर ट्राई कीजिएगा जिस टाइम पर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो सीडीज का, एक्जैक्टली सेम टाइम पर अगर आपने लगा लिया मॉक टेस्ट तो वो आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। और इसी के साथ हर दिन एक पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना ही है। मतलब मैं क्लियरली ये चीज बोलूंगा बेटा, इस टाइम पर पीवाईक्यू को अपनी सफलता की कुंजी मान के चलिएगा। पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पर। ओके, आई होप चीजें क्लियर होगी। अब एक बड़ा सवाल आता है, सर मॉक टेस्ट के अंदर क्या करना, क्या चीजें नहीं करना। देखो मॉक टेस्ट लगाने के लिए पहली बात आपको टाइम के साथ लगाना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम के अंदर मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने केवल मॉक टेस्ट लगा लिया। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि आपने मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको किस लेवल तक एनालाइज किया, सही तरीके से उसका निरीक्षण कीजिए, उसका परीक्षण करो, अपना खुद का एनालिसिस करो कि यार मैंने गलती कहां पर करी, क्या चीज मैं सही कर सकता था, कहां पर नर्वसनेस के अंदर आकर मैंने गलत कर दिया, या कौन सा टॉपिक ऐसा था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, या कौन सा टॉपिक ऐसा था जो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से आता था पर मैंने उसमें गलती कर दी। ये बेसिक चीजें अगर आपको पता होगी तो आप सही तरीके से मॉक टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरे दिनों के अंदर ये चीज याद रखना है आपको, आपको माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे। जी हाँ, माइंड मैप्स सीडीएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए हर बच्चे का अपना अपना एक तरीका होता है, कुछ बच्चे माइंड मैप्स प्रेफर करते, कुछ लोग नहीं करते। अगर आपको परेशानी हो रही है रिवाइज करने में, ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको रिवीजन करने में परेशानी होती है, जिन्होंने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाया अभी तक, कुछ भी नहीं बनाया सर नोट्स, उनके लिए इस समय पर सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि फुल नोट्स ना बना के, शॉर्ट नोट्स ना बना के, आप माइंड मैप्स के अंदर टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। अगर माइंड मैप्स के अंदर आपने टॉपिक कवर कर लिए तो टॉपिक्स को सही करने में, टॉपिक्स को समझने में, टॉपिक्स को जानने में आपको आसानी होगी। और रिवीजन के टाइम पर ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। बिकॉज देखो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप इस टाइम पर कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप एक दिन में मुझे नहीं लगता कि 8-10 घंटे से ज्यादा पढ़ पाओगे। तो टाइम लिमिटेड है हमारे पास, उसके अंदर हमको सारा काम करना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, क्या करना है, कैसे करना है। ऑलरेडी मैंने चीजें आपको बता दी है, बट इंग्लिश में याद रखना आपकी रीडिंग स्किल पे चीजें डिपेंड करने वाली है। पीवाईक्यूज को अपना बेस बना लीजिए, जीएस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको लगाने, और पीवाईक्यू करना नहीं भूलना है बेटा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए ठीक है बेटा, मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।